हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन पढ़ रहे हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने कोलराउस नियम के कुछ अनुप्रयोग देख लिए थे। यानी कि हम लोग जो है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ पढ़ रहे हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जिसका नाम क्या है, कोलराउस नियम। ठीक ना, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। हालांकि पिछले दो लेक्चर में हम लोग यानी कि कोलराउस नियम के कुछ अनुप्रयोग के बारे में हमने बताया था। आज की इस क्लास में हम लोग कुछ और कोलराउस नियम के अनुप्रयोग के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें पहला आपने पढ़ा होगा कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता की गणना करने में। यानी कि अगर कोई दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, उसकी अनंत तन्यता पर मोलर चालकता की गणना करना है, तो आपको क्या करना होता है, कोलराउस नियम का उपयोग किया जाता है। यानी कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग यानी कि वहां पे होता है। बात समझ में आ गई ना। तो पहला था जिसको हमने पिछले क्लास में कवर कर लिया था। ठीक ना, 2 लेक्चर में हमने उसको कवर किया था। अब अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लीजिए, या तो फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए। तो आज हम लोग दूसरा इसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे कोलराउस के नियम का, जो कि क्या है यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, दूसरा इसका जो अनुप्रयोग है वो है दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा की गणना करने में। यानी कि अगर कोई दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, यानी कि अगर कोई दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, तो उसकी वियोजन की मात्रा की गणना करने में हम लोग क्या करते हैं भैया, कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग करते हैं। यानी कोलराउस के नियम का उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है इसको देखिए जरा। यहाँ पे जो अल्फा यानी कि जो वियोजन की मात्रा होती है, उसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा बराबर हो जाएगा लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा एम, यानी कि लैम्डा इनफाइनाइट एम। देखिए यहाँ पे जो अल्फा है वो क्या है, वियोजन की मात्रा। क्या है, वियोजन की मात्रा है। क्या है, वियोजन की मात्रा है। इसके बाद जो लैम्डा सी एम है, ये क्या है, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता। किसी सांद्रता पर मोलर चालकता। क्या है, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता है। ठीक है, इसके बाद जो आपका लैम्डा इनफाइनाइट एम है, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे कि अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। बात समझ में आ गई ना। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आपको फार्मूला याद रखना है कि अगर आपको अल्फा का मान निकालना होगा, यानी जैसे कोई दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्ट तो 100% आयनित होते नहीं है, इनका पूर्ण रूप से आयनन तो होता नहीं है। ठीक ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक फार्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। यानी कि अगर आपको क्या करना, दुर्बल विद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा निकालना है, आप लोगों को एक फार्मूला याद रखना है, अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा, लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट एम मिलेगा। बात समझ में आ गई ना। ये जो अल्फा ये क्या है, यही है भैया वियोजन की मात्रा। इसके बाद जो लैम्डा सी एम है, ये क्या है, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता, जो कि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपका जो लैम्डा इनफाइनाइट एम है, वो है अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला इसका जो तीसरा अनुप्रयोग होगा, वो क्या होगा, अल्प विलेय लवण की विलेयता की गणना करने में। यानी कि जैसे कोई अल्प विलेय लवण है, उसकी विलेयता की गणना करने में भी हम लोग क्या करते हैं, कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग करते हैं। यानी कोलराउस के नियम का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है ना। क्या है, देखिए विलेयता अगर आपको निकालनी होगी, इसके लिए फार्मूला मिलेगा कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या मिलेगा भैया, लैम्डा एम मिलेगा, लैम्डा इनफाइनाइट एम मिलेगा। जहाँ पे कप्पा क्या है आप लोग जानते ही होंगे, क्या है, विशिष्ट चालकता है। कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता है। क्या है, कप्पा विशिष्ट चालकता है। इसके बाद लैम्डा इनफाइनाइट एम क्या है, तो आप जानते ही हैं, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। ये क्या है, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता है। क्या है, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता है। ठीक है ना। तो ये आपका 3 अनुप्रयोग हो गया। पहला यहाँ पे हमने देखा था कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता निकालने में कोलराउस के नियम का उपयोग किया जाता है। दूसरा यहाँ पे देखा आपने कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा की गणना करने में हम लोग क्या करते हैं, कोलराउस के नियम का उपयोग करते हैं। और तीसरा यहाँ पे आपने देखा अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोलराउस के नियम का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए देखिए, अब हम इसका आखिरी एप्लीकेशन देख रहे हैं कोलराउस के नियम का। क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। ये क्या है, जल के आयनिक गुणनफल की गणना करने में, यानी कि जो कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग है, इसमें जो चौथा अनुप्रयोग है वो क्या है, जल के आयनिक गुणनफल की गणना करने में हम लोग क्या करते हैं, कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, अब इसको जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो H2O होता है, इसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो पाते हैं H+ और प्लस OH-। लैम्डा इनफाइनाइटियम, कोलराउस का नियम लगा दीजिए, लैम्डा इनफाइनाइटियम ऑफ H2O ये बराबर हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइटियम ऑफ H+ और प्लस लैम्डा इनफाइनाइटियम ऑफ OH-। ठीक है ना। अब एक चीज जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, हमने यहाँ पे ब्रेक डाउन करवा दिया। अब ये जो लैम्डा इनफाइनाइटियम H+ होता है, जल के लिए ये फिक्स वैल्यू होता है। बात समझ में आ गई ना। यानी कि यहाँ से मिल जाएगा जो लैम्डा इनफाइनाइटियम H2O या इक्वल टू मिलेगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे फिक्स होती है। ये कितनी होती है, ये होती है 349.8 होती है, और प्लस इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 198.5 होती है। इसको आप जब जोड़ लेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, मिल जाएगा 8 5 13 3 हासिल 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 8 17 18 के 8 हासिल 1 हो जाएगा। इसके बाद 9 4 13 1 14 4 हासिल 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 1 4 और फिर सिलो कितना हो जाएगा 5, यानी कि आपका आ जाएगा 548.3 यहाँ पे आपका आ जाएगा। ये क्या आएगा भैया, H2O, यानी कि अनंत तनुता पर जो H2O है इसकी मोलर चालकता कितनी आ जाएगी भैया, यानी कि इतना आ जाएगी। या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रकार से मोलरता बोल सकते हैं, यानी कि ये क्या बोल सकते हैं हम लोग, सांद्रता बोल सकते हैं इसकी। बात समझ में आ गई ना। इसके बाद यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा देंगे, यानी कि लैम्डा इनफाइनाइटियम ऑफ H2O यह इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपका आ जाएगा मोलरता। क्या आ जाएगा, मोलरता। बात समझ में आ गई ना। यही तो होता है, यानी कि यही तो होता है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, मोलरता ज्ञात करनी है। तो मोलरता ज्ञात करने के लिए हम लोग इसको फार्मूले को चेंज कर सकते हैं, यानी कि मोलरता बराबर क्या मिल जाएगा, मोलरता बराबर मिल जाएगा कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या है मोलरता, यानी कि लैम्डा इनफाइनाइटियम ऑफ H2O मिल सकता है। बात समझ में आ गई ना। अब एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो जल होता है उसके लिए K की वैल्यू फिक्स होती है। जो जल होता है यानी कि H2O के लिए, H2O के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर जो K का मान होता है वो यहाँ पे होता है 5.54 गुणे 10⁻⁻8 ओम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या होता है, यानी कि होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होता है मोल इनवर्स होता है। ठीक ना। ये H2O के लिए फिक्स वैल्यू होती है, तो यहाँ से मोलरता आपको मिल जाएगी, यहाँ से आपको मोलरता मिल जाएगी। कैसे मिलेगी मोलरता, अच्छा एक लाइन यहाँ पे आप नीचे और देख लीजिए। ठीक है ना। तो मोलरता यहाँ पे आपकी मिल जाएगी, मोलरता या फिर मोलरता क्या है, एक प्रकार की कंसंट्रेशन, एक प्रकार की सांद्रता है। ये कितनी आ जाएगी, कप्पा, कप्पा की वैल्यू है 5.54 गुणे 10⁻⁸ है, और गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया 1000 हो जाएगा, और बटे यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ यानी कि लैम्डा इनफाइनाइटियम, इसका मान कितना है 548.3 है। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसकी जो वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है वो मिलने वाली है 1 गुणे 10⁻⁷, यानी 1.01 गुणे 10⁻⁷। ये आपका क्या आ गया, मोलरता आ गया। मोलरता क्या है, एक प्रकार की यानी कि सांद्रता होती है, एक प्रकार की क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। बात समझ में आ गई ना। क्या होती है, एक प्रकार की सांद्रता होती है, यानी एक प्रकार की क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। अब हम जानते हैं कि जल का आयनिक गुणनफल यानी कि KW बराबर क्या होता है, यानी कि जो जल का आयनिक गुणनफल है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इक्वल टू इनटू यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ OH-। H+ की कितनी है, H+ की कितनी है, इतनी है, तो यही तो आपकी OH- आयन की भी होगी। तो यहाँ पे आपको रख देना है, तो जो KW का मान मिलेगा वो कि क्या मिलेगा 1.01 गुणे 10⁻⁷, और गुणे यहाँ पे 1.01 गुणे 10⁻⁷।
ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो KW बराबर मिलेगा, अब सॉल्व कर लीजिएगा, मिलेगा यहाँ पे 1 गुणे 10 घाते माइनस 14। कितना हो जाएगा? 1 गुणे 10 घाते माइनस 14, यानी कि जो जल का आयनिक गुणनफल होगा वो कितना हो जाएगा भैया? 1 गुणे 10 घाते माइनस 14 हो जाएगा, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा? जल का आयनिक गुणनफल होगा। तो जल के आयनिक गुणनफल की गणना करने में भी हम लोग क्या करते हैं भैया? कोलराउस के नियम का उपयोग करते हैं, ठीक ना। ये था आपका कोलराउस का नियम, यानी कि कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद अगली क्लास में जो है कि हम किसी अगली टॉपिक के साथ आप लोग के सामने उपस्थित होंगे, ठीक ना। तो एक बार पहले आप एक काम करिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ओके। तो आज की क्लास अब हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।